हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो जो चीजें, ये बहुत दिक्कत भी देता है काफी लोगों को, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं जो कि हम लोग एग्जाम में करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के पर्पज से मैं ये आपको चैप्टर कराने वाला हूँ। सबसे पहली बात, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। गुड्स के ऊपर 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। और उसी तरीके से सर्विसेज के ऊपर भी 2 सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। यहाँ पर 2 सेक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए, सेक्शन 10 और सेक्शन 12। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिनके ऊपर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 के अंदर कौन कौन से, यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन दे रखे हैं इसके अंदर। सेक्शन 10 के अंदर ये 5 सेक्शन, यानी कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ठीक है, और क्लोज ए, ये हमें करने हैं। ABCDE, ये पांचों के पांचों हमें करने हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से करने वाले हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखनी है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है और उसको देखना है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए। ये क्या कहता है? ये है मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ये दिल्ली का रहने वाला है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है मिस्टर वाई, यानी कि मैं, मान लो मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, जो कि हूं भी, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पर मिस्टर एक्स से कुछ गुड्स मंगाया है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स से गुड्स मंगाया, ठीक है ना, और मिस्टर एक्स ने मुझे गुड्स भेज दिया, ठीक है ना। या तो मुझे डायरेक्टली गुड्स भेज दिया या किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे पास गुड्स आया है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अल्टीमेटली मूवमेंट क्या है गुड्स का। जहां गुड्स का अल्टीमेट मूवमेंट खत्म होगा, ठीक है ना, मूवमेंट कौन कर रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे मिस्टर सी लेके आ रहा है, चाहे डायरेक्ट मेरे पास आ रहा है, अल्टीमेटली गुड्स मेरे पास आ रहा है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है सेक्शन 10 के अंदर, विच इज वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, और साथ में इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग स्टडी मेट के। तो आ जाते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर, बिल टू शिप टू मॉडल। ये बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इससे पहले कि इसको यहाँ पे मैंने लिख के रखा, देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यहां पर इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं आपको, यहां पर कुछ एग्जांपल करते हैं और उन एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं पहले ये कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आशा एंटरप्राइज करके है कोटा राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, और एक है डीप ट्रेडर्स करके, ठीक है, दीप ट्रेडर्स करके जालंधर पंजाब के अंदर, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको ऑर्डर दिया है आस्था एंटरप्राइज को। आस्था एंटरप्राइज क्या करती है, सेविंग मशीन बनाती है, ठीक है ना। तो सेविंग मशीन्स बनाती है, और कितना ऑर्डर दिया है, 100 सेविंग मशीन्स का ऑर्डर दिया है, ठीक है ना, दीप ट्रेडर्स ने, कि भाई मुझे जो है 100 सेविंग मशीन भेज दो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा एक काम करना, मुझे मत भेजना, इसको भेज देना। क्या नाम है, इसको क्या नाम है इसका, ज्योति सन्स, ठीक है, ज्योति सन्स पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है ना। आशा एंटरप्राइज क्या करती है, सेविंग मशीन बनाती है, ठीक है ना। और दीप ट्रेडर्स क्या है, दीप ट्रेडर्स ने बोला है, ऑर्डर किया है कि मुझे जो है 100 सेविंग मशीन चाहिए, लेकिन ये मुझे भेजने के बजाय एक काम करना, ज्योति सन्स को भेज देना, लेकिन बिल मुझे दे देना, ठीक है ना। तो बिल क्या करेगा, ये इसको दे देगा, बिल टू, ठीक है ना, जिसने ऑर्डर दिया है बिल टू, इसलिए इसको बोलते हैं बिल टू। बिल इसको दे देगा। और शिप टू, शिप किधर हो रहा है, इसकी तरफ, तो इसको बोलेंगे शिप टू, इसलिए इसका नाम है बिल टू शिप मॉडल। बोलो क्लियर है इतना। अब आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि इसने जो है वो जो है 100K का जो है वो अमाउंट रहा है इन दोनों के बीच में, जो 100 मशीन का है। तो यहां पर एक बात और देखनी है, ठीक है ना, कि जितने अमाउंट होंगे उतने ही प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे, ठीक है ना। और जब भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट के अंदर है तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, और इसमें CGST और SGST लगता है। वहीं पर अगर लोस या पोस्ट, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट है तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और इसके ऊपर IGST लगता है, एज यू नो, राइट।
तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं इस केस के अंदर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे आशा एंटरप्राइज के अंदर और दीप ट्रेडर्स के अंदर पहले। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दीप ट्रेडर्स जो है जालंधर पंजाब, ठीक है ना, ये प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसके और इसके बीच में जो प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ है, ठीक है ना, जो सप्लाई हो रही है उसके बीच में। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपए का अमाउंट है इसके लिए जालंधर पंजाब यानी कि दीप ट्रेडर्स जो है उसका जो लोकेशन है उसे हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्योंकि एज यू कैन सी, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों ही लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट बोलेंगे। और इंटरस्टेट के मामले में IGST लगता है। ये पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में एजीटी क्वेश्चन आ सकता है और स्टडी मेट में सेम क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर इसके और इसके बीच में दीप ट्रेडर्स और ज्योति सन्स के बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में 11K का अमाउंट फिक्स हुआ है। तो ये 11K के लिए हम लोग के क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो ध्यान रखना है इस केस में ज्योति एंड सन्स, ठीक है ना, ज्योति एंड सन्स जो है, ठीक है ना, यानी कि पंजाब पटियाला, इसको हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, दोनों ही सेम स्टेट के अंदर है। तो इसलिए इसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं और इस पे CGST और SGST लगता है। तो आई होप ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देख लेना। और यहाँ मैंने एक नोट दे रखा है, इसको ध्यान से देख सकते हो। जितने अमाउंट उतने ही प्लेस ऑफ सप्लाई होंगे। आई होप क्लियर है। अब इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। इसके ऊपर चलते हैं स्टडी मैट के क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो यही सेम क्वेश्चन है, मैंने ये सेम एग्जांपल में दे दिया है, ठीक है ना। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आशा एंटरप्राइज सप्लायर ऑफ सेविंग मशीन इज लोकेटेड इन कोटा राजस्थान, ठीक है ना, एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ GST इन said state. It received an order from Deep Traders located in Jalandhar, Punjab and registered for the purpose of GST in said state. तो इन दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, जो ये दीप ट्रेडर्स पंजाब, जालंधर पंजाब, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ GST इन said state. ऑर्डर इज ऑफ सप्लाई ऑफ 100 सेविंग मशीन का उसने ऑर्डर किया है और बोला है, ठीक है ना, कि बिल मेरे को दे देना और शिप किसको कर देना, ज्योति सन्स, ठीक है। ज्योति सन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, पटियाला पंजाब से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना। एक तो सप्लाई होगी है आशा एंटरप्राइज और दीप ट्रेडर्स के बीच में। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर जालंधर पंजाब वाला ये हो जाएगा, ठीक है, दीप ट्रेडर्स वाला। वहीं पर दीप ट्रेडर्स के बीच में और ज्योति सन्स के बीच में एक अनदर सप्लाई हो रही है। इस केस में ज्योति सन्स कहां से बिलोंग करते हैं, पटियाला पंजाब से। ये हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो 2 प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर निकलेंगे बिल टू शिप टू मॉडल के केस में इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई निकाले, वो हमने निकाल दी है। आगे चलते हैं। उसके बाद पूछता है नेचर ऑफ सप्लाई, यानी आपको बताना है इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आस्था एंटरप्राइज, इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट सप्लाई हुए हैं यहाँ पर, ये दोनों ही क्या है, एक राजस्थान है एक पंजाब है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट स्टेट है। इसकी वजह से इसे इंटरस्टेट बोलेंगे, ठीक है ना, और इस पे IGST लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी पंजाब है और ये भी पंजाब है, ज्योति सन्स के बीच में, ठीक है, दोनों पंजाब है। तो ये सेम स्टेट होगा। सेम स्टेट होने की वजह से CGST और SGST लग जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यही पूछा है कि CGST किस पे लगेगा, IGST किस पे लगेगा। ये होगा क्वेश्चन और इसका आप आंसर दिखा देता हूं मैं कि इन्होंने आंसर कैसे लिख रखा है। आप देखोगे तो बिल्कुल सेम आंसर लिख रखा है। तो पहला बता रखा है इन्होंने कि पहली सप्लाई जो कि आशा एंटरप्राइज और डीप ट्रेडर्स के बीच में हुई है, तो इससे ये जो है बिल टू सप्लाई मॉडल है। ये कॉन्सेप्ट इसने बता दिया कि भाई ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर लग रहा है मॉडल, ठीक है। फिर कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई जो हुई है आशा एंटरप्राइज और डीप ट्रेडर्स के बीच में, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा, ठीक है ना, ओके क्लियर है। और ये इंटरस्टेट सप्लाई है और इस पे IGST लगेगा। दूसरी सप्लाई किस किस के बीच में हुई है, डीप ट्रेडर्स और पटियाला वाले के बीच में, ठीक है। और इस केस में, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इंट्रास्टेट हो जाएगा और इस पे CGST और SGST लग जाएगा। और पटियाला पंजाब इसमें क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। बताओ, यही बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने करा दिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमने कौन सी चीज पढ़ी है, अभी ये पढ़ा है जो कि बहुत अच्छे से हमने इस पे टाइम लगाया है, क्योंकि जिस चीज पे टाइम लगना चाहिए वहां जरूर टाइम लगाना चाहिए, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
अगला चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 10(1) सब सेक्शन 1, ठीक है ना, और क्लोज सी के अंदर। ये आप बस ध्यान रख लो, बिल्कुल एक स्टोरी सुना दूंगा इसके अंदर, उस स्टोरी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बस वो ध्यान रखना आपको। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्या है ना कि जो मूवमेंट गुड्स का होना चाहिए ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है, जहां गुड्स पड़ा है वही पड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें चलिए एक कहानी लेते हैं। कहानी ये है कि मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और मुझे एक फ्लैट चाहिए रेंट पे, जो कि आपको पता होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कई बार जब फ्लैट देखते हैं रेंट पे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमें रेंट देता है वो कहता है कि भाई इसमें एसी भी है, फ्रिज भी है, फर्नीचर भी लगा हुआ है, सब इसमें सामान पड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जो एसी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, जो वो सारा सामान है ऑलरेडी फ्लैट के अंदर, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि वहां पे मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा उसका, वहीं पे पड़ा हुआ है। तो जहां पे वो सामान पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां गुड्स रखा है। यानी कि गुड्स कहाँ रखा है, ठीक है ना, दिल्ली लक्ष्मी नगर में ही फ्लैट दिख रहा हूं तो वही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आगे चलते हैं और अब हम करेंगे अनदर सेक्शन 10 की सीरीज चली हुई है अभी तक, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज डी के अंदर क्या कहता है, गुड्स असेंबल। गुड्स असेंबल का मतलब क्या होता है, चलिए इसको अच्छे से हम समझते हैं। गुड्स असेंबल का मतलब होता है कि गुड्स के पार्ट अलग अलग जगह से लिए हमने और फिर उसको एक जगह पे लाके हमने उसको असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बना दिया, उसको बोलते हैं गुड्स असेंबल्ड। जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, और हरियाणा से उसके क्या करते हैं, पार्ट मंगाते हैं, एक मशीन है और उस मशीन के सारे पार्ट हरियाणा से आते हैं, ठीक है ना, और वो सारे के सारे पार्ट लाके दिल्ली फैक्ट्री के अंदर उसको बस असेंबल करने का काम किया जाता है। तो देखना ये है कि मशीन असेंबल कहाँ हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है। तो जहां गुड्स असेंबल हुआ है, ठीक है ना, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई के अंदर क्या कहता है। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पर देखना है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एक एक पॉइंट मैंने इतना इंपॉर्टेंट दे रखा है यहाँ पर, ये समझ लो कि मतलब बस मतलब 1 किलो दूध लेके आए हैं, बस उसमें से मलाई मैं आपको दे रहा हूँ निकाल के, ठीक है ना, इतने अच्छे तरीके से ये सारे नोट्स आप निकाल लेना। एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ई क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड और ए कन्वेंस। क्या मतलब है इसका, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि मान लो जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है ना, उस केस में जो है आप क्या मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई बताएंगे। तो इसमें ना सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि गुड्स के केस में अलग चीज होगी और सर्विसेज के केस में अलग होगी, ठीक है ना। तो गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मान लो कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन पर मैंने कुछ खाने पीने का सामान खाया है, तो खाने पीने का सामान मैंने कहाँ खाया है ये फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये फर्क पड़ेगा कि वो सामान कहाँ से ऑन बोर्ड हुआ है, ठीक है ना, यानी कि बोर्ड मतलब ट्रेन में कहाँ से चढ़ाया गया है वो सामान, वो गुड्स हो गया ना। गुड्स के केस में वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर्विसेज के केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। मान लो सर्विसेज के केस में जैसे ट्रेन के अंदर मैंने मूवी देखी, ठीक है ना, तो मूवी देखी तो ट्रेन कहाँ से चली है, फर्स्ट शेड्यूल कहाँ से ट्रेन चली है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे एक एग्जाम्पल भी मैंने अच्छे से दे रखा है, ठीक है ना। मान लो मैं दिल्ली से जाना है मेरे को ट्रेन में और मुझे जाना है हरियाणा सोनीपत अपने शहर के अंदर, ठीक है। अब ये तो छोटा सा बता रखा है एग्जाम्पल, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे काम चलाएंगे, है ना। तो यहाँ दिल्ली से ट्रेन चली और चुक 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 ये देखो ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, बचपन में ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने सब्जी मंडी से, ठीक है ना, मैं चढ़ा हूँ, दिल्ली से ट्रेन चली है पर मैं सब्जी मंडी पे चढ़ा हूँ भाई, ठीक है ना, सब्जी मंडी से। तो सब्जी मंडी से मैंने ट्रेन पकड़ी है और वहां पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1000 रुपए की टिकट ले ली है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर 1000 रुपीज सब्जी मंडी, बात खत्म, जहां से मैं चढ़ा हूं बात खत्म। आगे चलते हैं, ट्रेन आगे चली और बीच में मुझे तो कुछ भूख लग गई, मान लेते हैं, ठीक है ना। ट्रेन से मैंने जो है, जो ट्रेन वाले सर्विस देते ट्रेन अपनी तरफ से, उनसे मैंने 100 रुपीज का खाने पीने का सामान लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि 100 रुपीज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो मैंने खाने पीने का सामान लिया है। तो ये खाने पीने का सामान ऑनबोर्ड कहाँ से हुआ, ऑनबोर्ड कहाँ से हुआ, तो ये ऑनबोर्ड हुआ है, ठीक है ना, गुड्स मान लेते हैं यहाँ पर आदर्श नगर के अंदर, आदर्श नगर एक स्टेशन आता है, तो वहां से ये सामान चढ़ाया गया है, गुड्स ऑन बोर्ड हुआ है, ठीक है, तो वहां से ये माना जाएगा। आगे चलेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है। तो ऑन बोर्ड कहाँ से हुआ ये मैटर करेगा। अब इसके बाद आता है, अब आगे चलते 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 बीच में उन्होंने हमें मूवी दिखाई और मूवी के 50 रुपए लिए। तो मूवी क्या दिखाया, और मूवी दिखाना क्या होगा, एक सर्विस होगा। तो उन्होंने सर्विस दी है हमें। तो प्लेस ऑफ सप्लाईज के केस में क्या होगा, जहां से ट्रेन चली है, यानी कि दिल्ली से, ठीक है, जहां से ट्रेन चली है। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सेक्शन 10 कंप्लीट हो चुका है एकदम 100%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हमने स्टडी मेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन भी देखा। अब सेक्शन 11 की बात करते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल आसान है, बस आपको पता होना चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन पता होना चाहिए ताकि अगर आए तो हम इसको करेक्ट कर सके। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स की बात कर रहा है कि अगर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस केस में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। मान लेते हैं सबसे पहले हम लेते हैं इंपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट किया है हमने, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि जिस व्यक्ति ने गुड्स इंपोर्ट किया उसकी लोकेशन क्या है, वही यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और मैंने यूके से क्या किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है। तो यूके से गुड्स पहले कहां आएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं गुड्स पहले आया है मुंबई पोर्ट पर, ठीक है ना, कस्टम पोर्ट पे आया माल, वहां से मेरे पास आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोकेशन क्या है इंपोर्टर की, मेरी लोकेशन क्या है, ये मैटर करेगी। गुड्स कहाँ पे आए इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर क्या है, हरियाणा। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी दोस्तों, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर यानी कि हरियाणा। एक्सपोर्ट के केस में क्या है, एक्सपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। इंडिया के बाहर जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा एक्सपोर्टर के केस में। आगे चलते हैं और उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 और 13 बात करता है सर्विसेज की। बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, इतना डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारी सर्विसेज में यहाँ पे कवर करने वाला हूं। आ जाते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 के ऊपर। सेक्शन नंबर 12 बात करता है सर्विसेज के ऊपर। तो सर्विसेज के ऊपर सबसे पहला एक सेक्शन यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, सेक्शन 12(1) नहीं दे रखा, 2 नहीं दे रखा, सेक्शन 12(3) के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सेक्शन 12, ठीक है ना, सब सेक्शन 3 के बारे में बात करता हूं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। और इसके एग्जाम के हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं यहाँ पर स्टडी मेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे ले रखा है। ये कह रहा है कि मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में हम बात करेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करेंगे। वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इज मोर देन 1 स्टेट, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन 1 स्टेट के अंदर है, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो एक स्टेट से ज्यादा के अंदर है तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मेड इन ईच ऑफ स्टेट इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन बेसिस पर हम उसको स्टेट वाइज बांट देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्रीमेंट, ठीक है ना, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ईच स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर कैसे लाई कर रही है उस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, इसके ज्यादा चांस है एग्जाम के अंदर आने के। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, इसको मेजोरिटी रूल बोलते हैं। ये मेजोरिटी रूल क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। मेजोरिटी रूल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का मेजोरिटी रूल पढ़े, हम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस सीक्वेंस को ध्यान रखना, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। अगर वो नहीं मान सकते तो फिर लोकेशन ऑफ रिसीवर मानेंगे, अगर वो भी नहीं मान सकते तो फाइनली एट द एंड जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मानते हैं। आ जाते हैं एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मेजोरिटी रूल के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसीवर, ठीक है, यानी कि लॉस, ठीक है ना, ये क्लियर है ना, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, और लोकेशन ऑफ रिसीवर और लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 चीजें आपको देखनी है। अब इन 3 में से आपको 2 चीजें पकड़ लो। 2 चीजें मतलब ये देखो कि 2 चीजें कहां है। 2 चीजें या तो इंडिया से बाहर होंगी, 2 चीजें या तो इंडिया के अंदर होंगी, उसे बोलते हैं मेजोरिटी रूल। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या कहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली है, लोकेशन ऑफ रिसीवर क्या है, मुंबई है। तो 2 चीजें तो इंडिया के अंदर आई गई हैं, है ना। अब सिर्फ लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखना है। अगर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, ये भी इंडिया के अंदर ही है, तो तीनों चीजें इंडिया के अंदर होगी। अगर ऐसा केस है जिसमें तीनों ही चीजें इंडिया के अंदर है तो कहने की बात नहीं है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
बोलो क्लियर है। मान लेते हैं इन एनी केस कि अगर ये लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर नहीं होती, इंडिया से बाहर होती, तो क्या करते सर? तो वही तो मैं बोल रहा हूं, तो आपको देखना है कि दो चीजें इंडिया के अंदर है ना, हाँ दो चीजें इंडिया के अंदर है, तो फिर इसको छोड़ देते लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को, लोकेशन ऑफ रिसीवर ले लेते। क्या ले लेते? लोकेशन ऑफ रिसीवर ले लेते, ठीक है ना, क्लियर है। अगर सर मान लो, ठीक है ना, यहां पर भी ये भी इंडिया से बाहर है, ये भी इंडिया से बाहर है, तो क्या करते हैं? अगर मान लो इन एनी केस अगर तीनों में से दो चीजें इंडिया से बाहर है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये भी बाहर है और ये भी आउटसाइड इंडिया है, सिर्फ ये इंडिया के अंदर है, तो उस केस में लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को ही हम क्या मान लेते? ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को ही हम क्या मान लेते? यहां पर लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। चलिए एक बार देखते हैं, जैसे ही पहला एग्जांपल क्लियर है, ठीक है, तीनों ही चीजें इंडिया के अंदर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी सीधी सी बात है प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तीन में से, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, तो मेजोरिटी रूल क्या कहता है? इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, तो मतलब लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही पहली प्रायोरिटी यही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर दिल्ली और मुंबई, इसमें भी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लेगी, लेकिन रीजन क्या है? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, इसलिए हमें लोकेशन ऑफ रिसीवर लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, दिल्ली है, ठीक है ना, दुबई और यूएस, दो चीजें इंडिया से बाहर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, वही मानी जाएगी, यानी कि यूएस जो इंडिया से बाहर है, ठीक है ना, क्लियर है। तो दुबई हो गया और दिल्ली और एचआर, ठीक है ना, ये दो चीजें इंडिया के अंदर हो गई है, ठीक है ना, तो जो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वही मानी जाएगी। स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर स्टडी मैट 8, ठीक है ना। क्या कहता है? Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provides the professional services to Mr. Harish Jain in relation to two of his immovable property. Immovable property का क्वेश्चन है, अलग से ही पता लग रहा है, और प्लेस ऑफ सप्लाई हमें बताना है। बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगी। चलिए पहला देखते हैं। तो तीन चीजें दे रखी होंगी आपको, जैसा कि मैंने बताया था, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो दो चीजें देखो इंडिया के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, या इंडिया के बाहर है, तो दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इंडिया के अंदर है, ठीक है, दो चीजें इंडिया के अंदर है, ठीक है ना, और ये इंडिया के बाहर है। तो इंडिया के बाहर तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो इंडिया के बाहर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेजोरिटी रूल क्या कहता है? दो चीजें इंडिया के अंदर है, तो उनमें से कुछ होगा, तो लोकेशन ऑफ रिसीवर होगा, ठीक है ना। तो अगर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है मूवेबल प्रॉपर्टी, तो लोकेशन ऑफ रिसीवर हो जाएगा। दिल्ली, न्यूयॉर्क और पेरिस, दो चीजें इंडिया के बाहर है, तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आंसर लिखना है, काम खत्म। आगे आ जाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ये सब हो गया है, ये सब भी हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अभी अभी हमने ये पॉइंट किया है, ठीक है ना, मेजोरिटी रूल वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन 7 होता है, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 क्या कहता है? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आर्टिस्टिक इवेंट। इसका क्या मतलब होता है? आर्टिस्टिक इवेंट का मतलब, मान लो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे मान लो अरिजीत सिंह है ना। अब अरिजीत सिंह क्या कहता है, ठीक है ना, उसको ना कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करना होगा कहीं पे, है ना, कहीं से बुलावा आया, मान लेते हैं कि एक इवेंट, एक तो अरिजीत सिंह है, ठीक है ना, और एक जो है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ले लेते हैं, इधर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है? अरिजीत सिंह कह रहा है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है ना, और मेरा ना कॉन्सर्ट अरेंज कराओ, ठीक है ना, कहाँ पर? हरियाणा सोनीपत के अंदर। उन्होंने कहा करा देंगे जी, ठीक है ना। तो यहां पर उसने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, तो ये तो हो गया रिसीवर जो सर्विस ले रहा है, ठीक है। रिसीवर किससे? सप्लायर कौन है? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर बात करें 50 लाख रुपए की, यहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है जिसमें अरिजीत सिंह ने बोला है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 50 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है ना, तो ये होगा, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर है ये, ठीक है ना, और ये मुंबई के अंदर है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 50 लाख रुपए के लिए तो अरिजीत सिंह जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आंख बंद करके वहीं का होगा जहां का अरिजीत सिंह है, यानी कि मुंबई, ठीक है ना। और अगर, ठीक है ना, वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा? अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर इवेंट हो रहा है ना, यानी हरियाणा सोनीपत, तो वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी 50 लाख रुपए अमाउंट के लिए। बोलो क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि जो इवेंट हो रहा है वो इंडिया में ही नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, ठीक है ना। इंडिया के बाहर किसी कंट्री के अंदर हो रहा है, यूएस के अंदर हो रहा है, ठीक है, यूके के अंदर हो रहा है। मान लो किसी यूएस के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, यूएस के अंदर जो है इंडिया के बाहर अरिजीत सिंह का शो हो रहा है, ठीक है ना, वहां पे ये शो हो रहा है। इवेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में ना चाहे रजिस्टर्ड हो
चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, रजिस्टर्ड देखना ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो सीधा सीधा, ठीक है ना, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, ठीक है ना, जो अरिजीत सिंह ने अमाउंट पे किया है, ठीक है ना, और चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, और अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना, तो सीधा सीधा जहां से अरिजीत सिंह है यानी मुंबई, वही क्या हो जाएगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ज्यादा क्लियरिटी के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहां ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, यहां आ जाते हैं। तो कहता है मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है अरिजीत सिंह, है ना, एंड मतलब मिस्टर मूर्ति मतलब अरिजीत सिंह एग्जांपल में हमारे रजिस्टर्ड, ठीक है ना, एंड ए रजिस्टर्ड पुणे महाराष्ट्र हायर द सर्विसेज ऑफ सन लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है ना। तो क्या है, सन लिमिटेड है जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, उससे ये सर्विसेज ले रहा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बैंगलोर। मान लेते हैं कि जो बैंगलोर के अंदर क्या हो रहा है, उसका इवेंट हो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल में लेके चलो। तो सबसे पहली बात तो इसने बताई दिया है, ठीक है ना, कि मिस्टर मूर्ति, ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड है और पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना, तो हमने क्या बोला था, अगर रजिस्टर्ड है तो जहां से ये बिलोंग करता है पुणे महाराष्ट्र, तो वही का हो जाता है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है यानी इवेंट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड है तो बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटका। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रोडक्ट लॉन्च टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में तो देखना ही नहीं है, ठीक है ना, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, जहां से बंदा बिलोंग कर रहा है पुणे महाराष्ट्र, वही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर मूर्ति इज रजिस्टर्ड पर्सन और प्रोडक्ट, ये तो मैंने बता ही दिया है, प्रोडक्ट कहां पे देखो, ठीक है ना, अगर रजिस्टर्ड बंदा है, ठीक है ना, और अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, इवेंट हो रहा है, तो फिर जहां से वो बिलोंग करता है वो तो होएगा ही होएगा। लेकिन आउटसाइड इंडिया है तब तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड देखने की जरूरत नहीं है, तब तो वहां से जहां से बिलोंग करता है वहीं से होगा, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रिसीवर जो है वही माना जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हो गई हैं अपनी, और इसके बाद ये चीज यहां पे आ जाते हैं, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 के अंदर दिस सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आ जाते हैं सेक्शन 12 के अंदर और सबसेक्शन 9 के अंदर, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर आपको देखना है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अनरजिस्टर्ड वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा लेकिन एकदम तुरंत हो जाएगा। अभी अनरजिस्टर्ड के केस में हमें क्या देखना है कि जो जर्नी है वो कहां से स्टार्ट हुई है। अगर मुंबई से दिल्ली जर्नी स्टार्ट हुई है तो जहां से जर्नी स्टार्ट हुई है मुंबई से, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मान लो दिल्ली से बंदा वापस मुंबई आ रहा है तो बैक टू दिल्ली, ठीक है ना, यानी कि दिल्ली टू मुंबई, यानी कि दिल्ली से चला है दिल्ली हो जाएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं यहां पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 की बात करेंगे, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात की गई है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में मोबाइल कनेक्शन की बात करते हैं। मोबाइल कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, आप सोचो, नॉर्मली 3-4 तरीके से मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। कौन सा, या तो लैंडलाइन होता था पहले, जो आजकल ऑफिसों में रखा रहता है, वो भी बहुत कम, तो टेलीफोन लाइन वगैरह होता था जिसमें लैंडलाइन होती थी, तो एक तो वो हो सकता है। या फिर हम लोग आजकल एक तो प्रीपेड लेते हैं या फिर पोस्टपेड भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने टेलीफोन लाइन वाला लैंडलाइन अगर फोन लगवा रखा है, तो जहां पे लैंडलाइन लगवाई हुई है, जहां लगवाई हुई है लैंडलाइन, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहां पे टेलीफोन लाइन लगी हुई है। इसके अलावा अगर मोबाइल रिचार्ज की अगर हम बात करें, मोबाइल रिचार्ज कराया है तो उसके हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पोस्टपेड हमने ले रखा है प्लान या प्रीपेड। अगर पोस्टपेड ले रखा है तो उसमें बिलिंग एड्रेस जो होगा हमारा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और वहीं पर अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ये देखना पड़ेगा कि हमने ऑनलाइन रिचार्ज किया है, खुद से घर पे बैठ के या कहीं और से ऑनलाइन रिचार्ज किया है, या ऑफलाइन रिचार्ज किया है, यानी कि जो ये एजेंट होते हैं जगह जगह बैठे हुए, उनसे जाकर रिचार्ज किया है। मान लो हमने ऑफलाइन रिचार्ज कराया, किसी बंदे से जाकर दुकान पे पैसे देकर उससे रिचार्ज कराया है, तो जहां पर उस बंदे ने रिचार्ज किया, जो उसका एड्रेस है वो माना जाएगा, ठीक है ना। वेयर द पेमेंट फॉर सच कनेक्शन इज रिसीव्ड, जहां पर, ठीक है, ऑनलाइन के इस केस में जहां से मैंने ऑनलाइन अपना रिचार्ज किया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा।
एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकती है, वो मैंने यहां पे क्वेश्चन के थ्रू दे रखी है। कैन इट बी लोकेशन ऑफ सप्लायर? क्या किसी भी केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है? नो नो नो, नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज लोकेशन ऑफ सप्लायर कभी भी नहीं होगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विसेज कैन नॉट बी, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ मोबाइल सर्विस कैन नॉट बी प्लेस ऑफ सप्लाई, ये याद रखना, एमसीक्यू में भी ये चीज हो सकता है पूछ ले। अब आ जाते हैं आगे। अब तो छोटी छोटी बातें हैं और बस खाम खाई की बातें, कुछ खास है नहीं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, ये भी छोटी छोटी ट्रिक की पॉइंट है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 सब सेक्शन 12 के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बैंकिंग। चलिए इसके ऊपर एक कहानी लेते हैं। कहानी ये है कि मान लो सीए फाइनल ब्रो यानी कि मैं, ठीक है ना, मैं मुंबई में रहता हूं, ठीक है ना, और मैं मनाली हम लोग घूमने जाते हैं ना, कुल्लू मनाली, ठीक है ना, मैं घूमने गया, ठीक है ना, और वहां पर घूमने गया और वहां पर एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और उस बैंक से मैंने कुछ सर्विस ली है, ठीक है ना, एटीएम से पैसे निकाले, कुछ सर्विस ली है मतलब। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा ये देखना है। तो यहां पर ना दो बातें देखनी पड़ेंगी दोस्तों। पहले तो जो सर्विस है क्या वो लिंक है या सर्विस लिंक नहीं है। अगर सर्विस लिंक्ड है, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है ना, यहां पर क्या है, जो मुंबई है मेरी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर लिंक नहीं है तो कुल्लू मनाली, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक कुल्लू मनाली जो है वही क्या माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर सर्विसेज लिंक नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सब कुछ खत्म करा दिया है, ए टू जेड मोस्ट इंपोर्टेंट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाकी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है ना। हाँ, छोटे मोटे पॉइंट आपको वही इवेंट वाला पॉइंट, बिल टू सप्लाई वाले पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट वही मिलेंगे। अब आप सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी अभी तक नहीं दिया है, जाके मैराथन देख लो। 80 मार्क्स का मैराथन बना रखा है मैंने, और वहां पर आप उस वीडियो को बाद में देखना, पहले कमेंट पढ़ लेना, जितने भी कमेंट आए हैं उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो वीडियो आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैं कहूँगा अगर आपको फायदा लगे, वो कमेंट पढ़ के लोग बोले कि हाँ भाई देखो और मेरे को मैं पास हो गया था, तो ही उसको देखो, अदरवाइज मत देखो, ठीक है ना। बिल्कुल टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।